सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय चैनल हमारा झारखंड। और हम लोग हमारा झारखंड में अभी मैंने हिस्ट्री का 2 लेक्चर आपको दिया था, आज ये तीसरा लेक्चर है। सो चलिए हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और आगे पढ़ाई करते हैं। ये हमारा चैनल है, जैसा कि आप लोग सब जानते हो, और आप लोग सभी क्लासेस ऐप पे अपना जैसे सीजीएल का कोर्स की पढ़ाई कर रहे हो। एंड दिस इज मी और मेंटर एंड गाइड, आई एम विकास कश्यप। और अगर किसी को ऐप में कोई भी डिफिकल्टी आ रही हो यूज करने में, तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी चीज के लिए। तो ये रहा झारखंड हिस्ट्री, झारखंड का इतिहास हम पढ़ रहे थे। अच्छा, कुछ चीजें आप जान लो। जैसे मैं रेगुलर कुछ मैसेज मुझे मिल रहे थे, जिसमें एक चीज है कि बहुत लोग बोल रहे थे सर क्लासेस रेगुलर नहीं आ रहा है। तो देखो, जो लोग जेएसएससी सीजीएल का कॉम्बो कोर्स लिए हो और बहुत लोग सिर्फ झारखंड लिए हैं, झारखंड का जीके लिए हैं, ये दोनों आप लोग एक बात समझ लो। जो कॉम्बो लिए वो समझो कि देखो अभी तक बहुत बच्चे इनरोल कर रहे थे, आप लोगों ने रिस्पांस अच्छा दिया, बहुत बच्चे जुड़ गए हैं कोर्स से। सो हमने थोड़ा स्टार्टिंग में, चूंकि 26 से क्लास स्टार्ट हुआ था, आज लगभग 10 दिन हो रहा है, तो हमने कोर्स को थोड़ा स्लो रखा था। लेकिन आज से मंडे, आज से आपको हर दिन कम से कम 2 वीडियोस जरूर मिलेंगे। और वीडियोस के जो पीडीएफ होंगे वो मैं नेक्स्ट दिन दूंगा। आज अगर वीडियो मिलता है आपको, तो अगले दिन 24 घंटा के अंदर आप मान लो कि आपको उसके पीडीएफ मिल जाएंगे। पहली बात तो ये, तो हर दिन आपको अब कम से कम एक खोरठा और एक झारखंड का वीडियो जरूर मिलेगा, ठीक है। खोटा हो सकता है थोड़ा डिले हो, लेकिन हम पहले चाह रहे थे कि खोटा को इस मंथ में हम खोटा की कहानी और निबंध, ये दोनों पार्ट को निपटा दें। सो हम वीडियोस आपको ज्यादा ही मात्रा में देंगे, तो कम से कम आपको 2 वीडियो जरूर मिलेंगे, हो सकता है 3 वीडियो मिल जाए। और जो सिर्फ झारखंड लिए हो, देखो तुम इम्पेशेंट मत हो। तुम्हारे जो क्लास के लेक्चर है, मुझे पता है लगभग मुझे कब तक खत्म कर लेना है। मैंने हिस्ट्री का 2 वीडियो दिया है, ज्योग्राफी के 4 वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। आज उम्मीद है आपको ये तीसरा लेक्चर मेरा जा रहा है। कल आपको हिस्ट्री के 4 से 5 लेक्चर मिलेंगे, क्योंकि मुझे एक ही लेक्चर बीच में शूट करना है, बाकी मैंने 4-5 आप लोगों के लिए शूट करके रखा हुआ है। सो इम्पेशेंट मत हो। अभी तक कोर्स हमने स्लो थोड़ा इसलिए रखा था कि बहुत बच्चे इनरोल कर रहे थे। अब काफी बच्चों ने इनरोलमेंट कर लिया है, सो हम खुद कोर्स को पेस अप करेंगे, क्योंकि हमने आपको बोला है कि फरवरी तक हम कोर्स को खत्म कर देंगे। बाकी अगर आपको वक्त मिलता है, जैसे कि मान लो यहाँ आपको लगभग मैं आज से जो कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो दूं ही, लेकिन अगर किसी एक दिन वीडियो नहीं आता तो आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ो। टाइम तो है, बहुत सारे पेपर है। कॉम्बो जिन्होंने लिया उन्हें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, लेकिन हो सकता है कि झारखंड का कभी आपको एक आध दिन वीडियो अब ना मिले, तो आप कुछ एक्स्ट्रा जो है पढ़ाई कर लो, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं समय टाइम बाउंड के अंदर, जो मैंने 3 मंथ्स बोला, उसके अंदर मैं कोर्स को खत्म कर लूंगा। सो आप इम्पेशेंट मत हो। और आप पीडीएफ की बात, तो कुछ पीडीएफ छूट गया था, क्योंकि बाइलिंगुअल में कन्वर्ट कर रहे थे, हमने कन्वर्ट कर दिया है। जो वीडियोस मैं अभी तक आपको दे चुका हूँ, चाहे झारखंड का हो चाहे खोटा का हो, आज रात में पीडीएफ का पूरा काम चलेगा, तो कल से आपको पीडीएफ दिखने लगेंगे। हाँ, आज से जो वीडियो आएंगे उसके पीडीएफ आपको नेक्स्ट में मिलेंगे, ठीक है। सो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो। कोर्स हमने स्लो रखा था, क्योंकि बहुत नए बच्चे जुड़ रहे हैं। लाइव क्लास बाद हम लेंगे, 10 तारीख के बाद हम लाइव क्लास कनेक्ट करने का सोच रहे हैं, तो जो नए बच्चे रहते हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो जाती। लेकिन आज से मंडे से आपको कोर्स फुल फ्लो में हम चलाएंगे। अब जितने बच्चे जुड़ गए उतने काफी है, ताकि अब आपको कोर्सेज रेगुलर मिले, आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओ, ठीक है। तो कोर्स का टेंशन आप लोग मत लो, आप लोग जुड़े हो, मुझे पता है कब तक खत्म करना है। एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस थिंग्स, मैं ये चीज बार बार नहीं बोलने वाला हूँ। और अब देखो, इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी हमने दे दिया है कोर्स में। बहुत बच्चे जो नहीं जुड़ पाए थे, अगर आपके कोई फ्रेंड है जो इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं, आप उन्हें बता देना कि इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन कॉम्बो में भी आ गया है। और विदाउट खोटा एक कोर्स है जो 2599 का, इसमें भी हमने, और एक 4499, इन दोनों में इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है। चलो फिर, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का लेक्चर 3, जहां तक मैंने बताया था उसके आगे हम देखते हैं। आप लोग बस शांति से पढ़ाई करो, इम्पेशेंट मत बनो। चलो, तो लेक्चर 3 हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये मैंने बता दिया था कि कैसे स्टोन एज आया, फिर मेटल एज आया, फिर वैदिक पीरियड आया। वैदिक पीरियड कहां से कहां तक था? 1500 से 600 तक था। तो मैंने स्टोन एज यानी कि पाषाण युग और धातु युग, ये दोनों आपको बड़ा विस्तृत रूप में बता दिया था, ठीक है। मैंने नोमेनक्लेचर बताया था, झारखंड का नोमेनक्लेचर। इसको जरूर देखना है स्लाइड। ये जो 2 स्लाइड है, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसलिए इसको बिल्कुल मत छोड़ना, आप लोग भूलना मत, इसको एकदम याद कर जाना है। तो देखो, झारखंड हिस्ट्री जो हमने स्टार्ट किया था, उसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल पीरियड। हम जस्ट एक क्विक रिवाइज ले रहे हैं, क्योंकि यहीं से चीजें फिर अब जुड़ती चली जाएंगी। तो मैंने आप लोग क्या बताया था कि प्राग ऐतिहासिक काल मतलब प्री हिस्टोरिकल पीरियड, ऐसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है हमारे पास। तो लिखित साक्ष्य किसका नहीं है? अगर लिखित साक्ष्य नहीं है तो हम कैसे समझे
कि इतिहास का वो दौर वो काल रहा होगा। तो हमने कैसे समझा? तो हमने रिमेन्स से समझे, जो अवशेष मिले, जो अवशेष हमें प्राप्त हुए, अवशेष जो हमें प्राप्त हुए, उन अवशेषों के थ्रू हमने समझा कि भाई पाषाण युग रहा होगा या धातु युग रहा होगा, जिसमें कि हमने बात करी थी पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, ताम्र, कांस्य, लौह युग। तो हमने ये बता दिया था। ठीक है, आज हम बात करने वाले हिस्टोरिकल पीरियड। आज हम ये स्टार्ट करने वाले हिस्टोरिकल पीरियड। तो हिस्टोरिकल पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल कौन सा काल है? तो वो काल जिसमें कि लिखित साक्ष्य मौजूद है। और हम कहां से कहां तक पढ़ने वाले हैं? तो वैदिक पीरियड से हम स्टार्ट करेंगे। 1500 बीसी से आज हम कहानी स्टार्ट करेंगे। बीसी मतलब ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से आज हम कहानी स्टार्ट करेंगे। और अब जो भी हम पढ़ेंगे आज तक के इतिहास में, चाहे वो प्राचीन झारखंड हो, मध्यकालीन झारखंड हो, आधुनिक झारखंड हो, झारखंड एक सेपरेट स्टेट के रूप में कब बना, वहां से लेके आज तक ये टोटल कहानी, मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेके अब तक जो हम पढ़ेंगे टिल टुडे, ये सब का सब आपका हिस्टोरिकल पीरियड में काउंट होगा, ऐतिहासिक काल में काउंट होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं वैदिक पीरियड को। आज यहां से हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलो मैंने आपको बता दिया था ये सब चीज। स्टोन एज में हमने बात कर ली थी कि भाई पाषाण युग, मध्य पाषाण, नव पाषाण में क्या क्या हुआ। फिर मैंने बताया था कि धातु की खोज हुई थी, पहले तांबा की खोज हुई, फिर कांस्य की, फिर लोहा की खोज हुई। ये मैंने बताया था कि ताम्र युग का सेंट्रल प्लेस कौन सा था? तो सिंगभूम था। और सबसे पहले तांबा कहाँ खोजा गया? तो मेसोपोटामिया में, जो नॉर्थ इराक और कुवैत के बीच का पार्ट है। इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखने के लिए बोली थी कि असुर, बिरजिया, बिरहोर, ये तीनों को तांबा स्टार्ट करने आता था। कांस्य युग में मैंने क्या बोला था कि इसमें मैंने आपको बताया था कि असुर और बिरजिया, ये जो दो है, बिरहोर ने सिर्फ असुर और बिरजिया, इन दोनों को कांसा का उपयोग करना। कांसा कैसे बनता है? तो भाई कॉपर में तांबा में जब टिन मिलाते हैं तो कांसा बनता है। तो इन दोनों को यूज करने आ गया था कांसा। और लोह युग में मैंने क्या बताया था कि असुर जो है, असुर जो वो जनजाति थी जिनको लोहा निकालने में वो निपुण हो गए थे, मतलब लोहा को यूज करना, उससे अस्त्र बनाना, आयरन को एक्सट्रैक्ट करने की कला वो सीख गए थे। तो इतनी बातें हम कर चुके थे। फिर हमने कुछ प्लेसेस देखे थे कि भाई जो भी पाषाण युग गुजरा, जो भी धातु युग गुजरा, यानी कि मेटल एज और जो आपका स्टोन एज गुजरा, उसके अवशेष कहां कहां से मिले, कौन कौन प्लेसेस जो है उसके लिए फेमस रहे, जिसमें कि मैंने आपको ये दिया था। ये टोटल जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, जो अवशेष पुरातत्व विभाग ने बताया थे कि हाँ यहाँ से ये अवशेष मिला, तो ये बताता है कि पाषाण युग रहा और धातु युग रहा। तो ये मैंने बता दिया था आपको। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब यहाँ से देखो पूरी की पूरी इतिहास जो है कहानी के तौर पर ही समझते चलना। हम आपको जितना झारखंड में बता रहे हैं, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ लेना है। बिलीव मी, ये जो कंटेंट है ये सीजीएल से ऊपर लेवल का कंटेंट है। और लगभग जेपीएससी जो आपका होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इससे थोड़ा सामान भी, 90% आप जेपीएससी का पोर्शन भी कवर कर ले रहे हो। अगर आप मेरा सिर्फ ये नोट्स देख लेते हो, आपको सिर्फ नोट्स देखना ही है। जो जैसे सीजीएल में आए हैं उनके लिए तो जितना मैं यहाँ नोट्स दे रहा हूँ, देखो जो भी मैं स्लाइड दूंगा ये सब आपको बस इतना ही पढ़ लेना है। ठीक है, और इतना पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि आपको ऑब्जेक्टिव किसी भी किताब से, जहां से आपका दिल करे, आप वहां से प्रैक्टिस कर लो। मतलब एक्स्ट्रा कोई थ्योरी किसी बुक से आप मत पढ़ना, मेरे हिसाब से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इतनी बात आप समझ लो। आप चाहो तो मेरे कंटेंट के साथ अगर आप ऑब्जेक्टिव लगा लिए तो आप जेपीएससी का पीटी भी लिख दोगे झारखंड में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इतनी बात आप ध्यान में रखना कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद सिर्फ बचता आपका काम कि ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलिए हम देखते हैं हिस्टोरिकल पीरियड, ऐतिहासिक काल। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये प्रागैतिहासिक युग के बाद की अवधि को संदर्भित करता है। इसमें वैदिक काल और बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उद्भव शामिल है। मतलब देखो ये जो ऐतिहासिक काल है, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? तो इसमें आपको वैदिक काल देखने को मिलेगा, और साथ में इससे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास कैसे हुआ ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो इट रेफर्स टू द पीरियड आफ्टर द प्री हिस्टोरिकल एज, मतलब प्री हिस्टोरिकल एज मतलब जो प्रागैतिहासिक काल था जिसमें कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं थे, उसके बाद का ये काल है। और इसमें आपको वैदिक पीरियड, जिसे कि वैदिक काल आप बोलते हो, और बुद्धिज्म जैनिज्म का इमर्जेंस कैसे हुआ, कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास कैसे हुआ, ये सब देखने को आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैदिक काल, इसके बाद हम चलेंगे वैदिक काल के अंदर ऋग वैदिक और लेटर वैदिक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वैदिक काल से। तो वैदिक पीरियड यानी कि वैदिक काल। तो देखो वैदिक काल, the Vedic period was the period in Indian history during which the Vedas, oldest scripture of Hindus, were composed। देखो वैदिक काल कौन सा काल था? ये वो काल था जब हमारे हिंदू संस्कृति की जो सबसे पुराने ग्रंथ है, शास्त्र है, उनका कंपोजिशन हुआ था, मतलब वो बनाए गए थे। तो यही आपको बोल रहा है कि वैदिक काल भारतीय इतिहास में वो काल था जिस दौरान हिंदुओं के वेदों, सबसे पुराने ग्रंथ की रचना की गई थी। तो अब आता है बात कि वेद जो थे वो कितने थे, कितने वेद उस समय कंपोज हुए थे? तो देखो उसमें 4 वेद कंपोज हुए थे। कितने हुए थे? 4 प्रमुख
वेद हैं जिनका कंपोजिशन हुआ था, जो बनाए गए थे। और उसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 4 वेद कौन कौन थे, तो पहला था ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। तो वैदिक काल वो अवधि समय था जब वेदों का कंपोजिशन हुआ, जब वेद गठित किए गए या वेद बनाए गए। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 4 वेद बनाए गए। 4 वेद में पहला वेद कौन है? ऋग्वेद है, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। अब देखो एक प्रश्न बार बार निकल के आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा भी गया है कि इन चारों वेदों में सबसे पुराना वेद, ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर जो है, ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना है ऋग्वेद। अब इसको याद कर लो, यहाँ स्टार मार्क मैं लगा रहा हूँ। स्टार मार्क मैं जहाँ बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट होगा, उसको आपको याद रखना ही है। तो ऋग्वेद जो है सबसे ओल्डेस्ट वेद है, सबसे पुराना वेद है। उसके बाद आपके सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। तो वैदिक काल वो पीरियड था जब वेदों का वेद बने। ठीक है, वेदों का कंपोजिशन हुआ। 4 वेद बने थे, ऋग, साम, यजुर और अथर्ववेद। अब है कि इन वेदों में है क्या? तो देखो, दिस टेक्स्ट कंटेन हाइम्स, चैंट्स, स्पेल्स एंड रिचुअल्स, ऑब्जर्वेशन कॉमन एमंग द आर्यंस। इसमें ये बोल रहा है ये जो वेद बने इसमें थे क्या बेसिकली? इसमें देखो मंत्र थे, सूक्त थे, भजन थे, गीत थे, रस्म रिवाज थे। तो इन्हीं सब चीज़ों को वेदों में लिखा गया है। ठीक है, तो यही चीज़ को मैंने यहाँ हिंदी में लिख दिया कि इन पाठों में आर्यों के बीच भजन, मंत्र, सूक्त और अनुष्ठान देखने को मिलता है। तो वेद में आपको क्या मिलेगा? भजन, मंत्र, सूक्त, अनुष्ठान, गीत, रस्म रिवाज, ये सब आपको वेदों में देखने को मिलेंगे। तो ये तो कोई वैदिक काल का समय रहा जब वेद बने। ठीक है, अब 4 वेद में मैंने क्या बोला? ऋग, साम, यजुर और अथर्ववेद। अब ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद का जो टाइम है अब यहाँ देखते हैं हम। देखो, अब देखो जो ये ऋग वैदिक काल है, तो ऋग वैदिक काल का नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि हम इस काल को, इस अवधि को समझने के लिए ऋग्वेद का प्रयोग करते हैं। मतलब ये जो ऋग्वेद है, इससे क्या आप हिंदी में क्या बोलते हो? ऋग्वेद। तो देखो, ऋग वैदिक काल वो काल था जब जिसको समझने के लिए हम ऋग्वेद का प्रयोग करते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या था, इस काल का स्टार्ट कैसे हुआ, ये काल प्रारंभ कैसे हुआ, इसको समझते हैं हम। तो देखो, ऋग वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक काल उस समय स्टार्ट हुआ जब आर्यंस का आगमन हुआ। यहाँ लिखा हुआ कि दिस पीरियड स्टार्ट्स विद द अराइवल ऑफ आर्यन। ये अवधि आर्यों के आगमन से शुरू होती है। मतलब आर्य जब भारत में आए तो इनके आने से ऋग्वेद का प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब देखो क्या बोला, नेक्स्ट पॉइंट देखो कि प्रीवियसली आर्यन लिव्ड इन द लैंड नोन एज सप्त सिंधु। पहले आर्य उस देश में रहते थे जिसे सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। सप्त सिंधु मतलब 7 नदी की भूमि। ठीक है, अब ध्यान देना, इसको समझते हैं। देखो दूसरा पॉइंट आपका बोला क्या है? ऋग काल का प्रारंभ कब हुआ? जब आर्य आए। आर्य आए कहां से? तो आर्य सप्त सिंधु से आए। सप्त सिंधु आखिर कौन सा इलाका है? तो सप्त सिंधु आज का जो पाकिस्तान में अफगानिस्तान और पंजाब वाला इलाका है, ये प्रांत, ये सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। तो आर्य यहीं से आए। आर्यों का आगमन भारत में यहीं से हुआ। अभी आर्य आए हैं सिर्फ भारत में, ऐसा नहीं कि झारखंड में आए हैं। तो झारखंड में उसमें रह कौन रहा था? तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि झारखंड में आपने धातु युग, पाषाण युग देखा, धातु युग देखा। तो जो मेटल एज में आपको मैंने बताया कि लोहा को एक्सट्रैक्ट करने कौन सीख गए थे? तो असुर। तो असुर जब लोहा को एक्सट्रैक्ट करने सीख गए थे तो असुरों ने अपनी एक संस्कृति डेवलप कर रखी थी। असुर उस समय झारखंड में प्रमुख तौर पर रहते थे। वो लोहे से अस्त्र बनाते थे, पशुपालन किसी स्टार्टिंग हो गया था। तो असुर जो है उस समय झारखंड में मुख्य तौर पे रहा करते थे। और आर्यंस कहाँ से आए? आर्यंस यहाँ से सप्त सिंधु से आए, भारत में आए। और उसमें यहाँ कौन रहा करता था? तो यहाँ कौन रहते थे? तो यहाँ जो द्रविडियन लोग हैं, द्रविडियन भाषा जो बोलते हैं, द्रविडियन भाषा बोलने वाले लोग रहा करते थे। द्रविडियन भाषा बोलने वाले लोग रहा करते थे। द्रविडियन भाषा जो बोलते थे वो लोग यहाँ रहा करते थे। तो अभी आर्य आए हैं, जस्ट भारत में इंटर किया है, यहाँ पर रहते हैं द्रविडियन भाषा बोलने वाले लोग। और असुर उस समय झारखंड में प्रमुख तौर पर रहते थे, क्योंकि मेटल जो मैंने आपको बताया कि असुरी वो थे जिन्हें आयरन एक्सट्रैक्ट करके, आयरन से, लोहा से औजार बनाते थे और अपनी संस्कृति को थोड़ा विकसित करके रखे हुए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखो। पहले नेक्स्ट पॉइंट क्या है बोल रहा है? देखो इसमें बोला कि भाई ऋग्वेद का प्रारंभ कब हुआ? जब आर्य आए। दूसरा बात इसने बोला कि आर्य सप्त सिंधु से आए। सप्त सिंधु मतलब जो 7 नदियों से घिरा हुआ हो वो भूमि सप्त सिंधु कहलाई। तीसरा पॉइंट देखो कि पीपल ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड वेर पैस्टोरलिस्ट। देखो पैस्टोरलिस्ट कहने का मतलब है कि ऋग्वैदिक काल में जो लोग थे वो पशु प्रेमी थे या पशु पालन करते थे। तो बेसिकली ऋग्वेद के पीरियड के समय जो भी लोग थे वो पशु प्रेमी बोल लो आप, या पशु पालन करते थे। क्या करते थे? पशु पालन करते थे। और बेसिकली कृषक थे। कृषक और पशुपालन, यही 2 चीज मेन वो किया करते थे। इसलिए मैंने लिख दिया है कि ऋग्वैदिक के दौरान लोग पशुवादी या पशुओं को पालन करने वाले थे या पशु प्रेमी थे। और साथ में एग्रीकल्चरलिस्ट भी थे, मतलब कि कृषक भी थे।
ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हुई। अब देखो चौथा पॉइंट इसमें क्या बोलता है कि झारखंड को ऋग्वेद में किक्तानम दशनार्या कहा गया है। ये 2 पॉइंट देखो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं स्टार मार्क करो। तो देखो झारखंड को ऋग्वेद में क्या बोला गया, तो झारखंड को ऋग्वेद में बोला गया किक्तानम दशनार्या। झारखंड को ऋग्वेद में क्या बोला गया, किक्तानम दशनार्या। और जो झारखंड के ट्राइब्स थे, झारखंड की जनजातियों को ऋग्वेद में सिस्नो देवा बोला गया है। क्या बोला गया, सिस्नो देवा बोला गया। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखना। क्या क्या कि झारखंड की जो जनजाति है, ट्राइब्स को बोला जाता था सिस्नो देवा, और झारखंड को ऋग्वेद में किक्तानम दशनार्या बोला गया है। अब देखो कहानी चली कैसे, अब पूरी कहानी को समझना। देखो मैंने बोला ऋग काल का प्रारंभ कब हुआ, जब आर्यंस आए। आर्यंस कहां से आए, तो सब सिंधु से आए। उस समय झारखंड में रह कौन रहा था, असुर। यहाँ बीच में कौन से लोग रह रहे थे, जो द्रविडियन भाषा बोलते थे। लेकिन आर्य जब यहाँ पे आए तो आर्य जो है जब भारत में प्रवेश किए तो वो क्या है कि यहाँ जो द्रविडियन भाषा के लोग हैं या जो लोग यहाँ रहते हैं उनको वो इन्फीरियर समझते थे। इन्फीरियर रेस कहने का मतलब कि भाई वो सुपीरियर जाति के हैं, उनका जो रेस है, उनका जो नस्ल है वो सुपीरियर है, यहाँ के लोग जो हैं इन्फीरियर है उनकी तुलना में। तो आते के साथ उन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया आर्य और दस्यु का। आर्य और दस्यु का कॉन्सेप्ट यहीं से आया। आर्य और दस्यु कॉन्सेप्ट आर्यों के आने के बाद लगा, मतलब कि हम आर्य जो हैं वो राजा की तरह रहेंगे, हम आपके मालिक हैं, और बाकी आर्य को छोड़ के जितने भी लोग हैं वो सब इनके दास है। दस्यु कहने का मतलब हुआ दास हो गया, ठीक है। तो आर्य दस्यु कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा। अब मान लो तुम किसी दूसरे देश में जाते हो और वहीं के लोग को बोल दो कि भाई तुम इन्फीरियर हो, तुम हमसे छोटे हो, तुम्हारी भावना जो है हीन है, तो ये तो लड़ाई की संभावना बढ़ जाएगी। तो उनके बीच में क्या हुआ कि आर्य जब आए और यहाँ जो द्रविडियन लोग रह रहे थे, इनके बीच में क्या हुआ कि एक डिफरेंसेस क्रिएट हो गया। डिफरेंसेस कहने का मतलब कि एक दोनों के ओपिनियन में अंतर आ गया और लड़ाई की संभावना बढ़ने लगी। एक ये हुआ। दूसरा क्या कि आर्य के आने के बाद क्या हुआ कि इन लोग क्या करते थे, इनके आपस में एक नेता चुन लेते थे अपने ही ग्रुप में, जिसको राजा बोल दिए, जिसको क्या बोल दिए, राजा बोल दिए। और राजा को जो सपोर्ट करता था, जो इसका राइट हैंड होता था, उसको क्या बोलते थे, उसको पुरोहित बोलते थे। उसको पुरोहित बोलते थे। देखो हिंदी थोड़ा देख लेना, हर से क्या देखकर मैं बार बार बोलता रहा हूँ कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, फिर मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो आर्य जब आए तो एक तो आर्य दस्यु कॉन्सेप्ट आया। आर्य दस्यु कॉन्सेप्ट के हिसाब से भाई हम सुपीरियर है, तुम इन्फीरियर हो। जो भारत में बाकी लोग रह रहे हैं वो सब उनके दास हैं और वो जो है राजा के जैसा जिएंगे। राजा कहने का मतलब वो मालिक है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इन लोग आपस में एक राजा को अपने आप में एक मुखिया चुन लेते थे, जिसे ये राजा बोलते, और राजा को जो सपोर्ट करता था, जिसका राइट हैंड होता था, उसको पुरोहित बोलते थे, ठीक है। तो एक तो ये बात निकल के आई। अब देखो हुआ क्या, आर्यंस सब सिंधु से आए, यहाँ द्रविडियन भाषा के लोग रह रहे हैं, यहाँ असुर रह रहे हैं। अब आर्य और द्रविडियन के जो लोग हैं, इन लोगों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट होने लगा, क्योंकि आर्य इन्हें गलत निगाह से देखते थे, इन्हें अपने से तुच्छ या छोटा समझते थे। अब समझना, तो यही बात यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि भाई जब आर्य आया तो ऋग्वेद काल का प्रारंभ हुआ। ऋग्वेद काल का जो प्रारंभ हुआ उसमें आर्य सब सिंधु से आए थे। जो ऋग्वेद काल में लोग रहा करते थे वो बेसिकली एग्रीकल्चरिस्ट, कृषक और पशुपालन करते थे। झारखंड का नाम ऋग्वेद में क्या बोला गया है, किक्तानम दशनार्या, और झारखंड में जो जनजातियां रहती थी उनको बोला गया है सिस्नो देवा। ये 2 बात आप याद रखना। एक बात और देखो, ऋग्वेद काल का साक्ष्य झारखंड से कहीं जल्दी मिला नहीं है, मतलब नहीं के बराबर साक्ष्य मिले हैं। इसलिए बहुत लोग देखना जब झारखंड में पढ़ाते हैं, वैदिक पीरियड पढ़ाते हैं, वैदिक पीरियड में जब ऋग वैदिक काल पढ़ाते हैं तो बहुत लोग इस पीरियड को छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा साक्ष्य जो है वो नहीं मिला है। तो ऋग वैदिक काल को बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं। पर मैंने आपको ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा देने के लिए बताया और ये समझाने के लिए बताया कि देखो आर्य आए कैसे, असुर उस समय रह रहे थे। अभी इसको समझना कि आर्य अभी प्रवेश किए हैं, यहाँ द्रविडियन लोग रह रहे हैं, और यहाँ झारखंड में कौन रह रहा है, उसमें असुर थे। प्रमुख तौर पे कौन थे, असुर थे। अब एक चीज और जो मैंने नहीं बोला, देखो वैदिक काल जो हम पढ़े, वैदिक काल का पीरियड क्या है, वैदिक काल का पीरियड क्या है, 1500 BC से 1500 BC मतलब ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 BC तक का, मतलब 600 ईसा पूर्व तक का, ईसा पूर्व तक का जो काल है वो वैदिक काल है। अब इसमें हमने पहले क्या पढ़ा, तो हमने ऋग वैदिक काल पढ़ा। ऋग वैदिक काल का पीरियड क्या है, तो 1500 BC से लेके 1000 BC तक, 1000 BC तक का ये जो काल रहा इसे हमने ऋग वैदिक काल कहा। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा, जिसे कि आप ईसा पूर्व बोलते हो, ठीक है। तो ऋग वैदिक काल के बहुत ज़्यादा अवशेष या साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। तो हम इस काल को बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं झारखंड में, पर मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि देखो ये जानना बहुत जरूरी है। आर्य कैसे आए, असुर थे, अब नेक्स्ट कौन आएगा, आर्य कैसे मूव करेंगे, मुंडा का प्रवेश कब होगा, ये कहानी समझना जरूरी है, ताकि आप हिस्ट्री को एक क्रोनोलॉजी में समझ पाओ कि आखिर चला कैसे।
अब देखो, अब ऋग वैदिक काल के बाद में दूसरा जो पीरियड आता है, दूसरा काल जो आता है वो आता है उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड, जिसे कि आप क्या बोलते हो, उत्तर वैदिक काल। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल का जो ड्यूरेशन था, जो काल अवधि था वो क्या था, तो ये था 1000 BC ईसा पूर्व से लेके 600 BC तक का। इसका जो अवधि था वो कितना था, 1000 BC से लेके 600 BC तक का। अब देखो इस उत्तर वैदिक काल में क्या क्या हुआ, तो यहां बोल रहा है कि इन दिस एरा आर्यन मूव टुवर्ड्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूपी एंड बिहार, कि इस युग में आर्यन पूर्वी और पश्चिम उत्तर प्रदेश बिहार के और बढ़े। इसको समझना। अब हम इसको हटाते हैं, पहले ध्यान देना। अब देखो आर्यन सबसे पहले सब सिंधु में थे, यहां से झारखंड में, यहां से ये भारत में घुसे, यहां रह रहे थे द्रविडियन भाषा बोलने वाले, डी लिख रहा हूं, डी फॉर द्रविडियन जो बोलते हैं। और यहां झारखंड में उस समय कौन रह रहा था, तो झारखंड में रह रहे थे असुर। अब असुरों ने अपनी संस्कृति थोड़ी अच्छी विकसित कर ली थी, क्योंकि उनको लोहा का प्रयोग करने आ गया था, खेती पशुपालन करते ही थे। तो असुर यहाँ मुक्त तौर पे रह रहे थे, यहाँ रह रहे थे असुर। अब देखो क्या हुआ कि जब उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ हुआ, उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 BC से 600 BC तक का दौर था, तो उसमें क्या हुआ कि आर्यन सब ईस्ट और वेस्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट किए। तो इधर से अगर देखोगे तो आर्यंस जो है इस तरफ ईस्ट पूरब की तरफ, इस तरफ मूवमेंट इनका स्टार्ट हुआ, मतलब ये अंदर की ओर आने लगे, मतलब झारखंड की तरफ ये बढ़े। अब देखो क्या होता है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि जब आर्य आए तो आर्य उदस्य युग का तो एक कंसेप्ट लेके आए थे, वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, बाकी को इन्फीरियर समझते थे। तो एक राजा और पुरोहित का प्रचलन चला हुआ था, जो मैंने आपको बताया कि भाई एक आपस में चुन लिए, वो राजा बन जाता है, और जो राजा को फुल सपोर्ट करता था वो पुरोहित हो जाता। अब उस समय क्या हुआ उत्तर वैदिक काल में कि इन्हीं पुरोहित में से एक पुरोहितों का ग्रुप निकल के आया, जिन्होंने अपने आप को ब्राह्मण नाम दे दिया और पूरे के पूरे समाज को एक वर्ण व्यवस्था में बांट दिया। ठीक है, मतलब इन्हीं पुरोहित में से एक पुरोहितों का ग्रुप निकल कर आया और उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण नाम दिया, पूरे को पूरे समाज को एक वर्ण व्यवस्था में बांट दिया, जिसमें कि सामाजिक भेद के लिए वर्णा प्रणाली आम थी, जो व्यवसाय पर नहीं वंशानुगत पर आधारित थी। कहने का मतलब कि वर्णा सिस्टम फॉर सोशल डिस्टिंक्शन वेयर कॉमन। ये पुरोहित का ग्रुप आया, अपने आप को ब्राह्मण बोला और पूरे समाज को वर्ण व्यवस्था में बांटा। और ये जो वर्ण व्यवस्था था किस पे बेस्ड था, तो देखो ये हेरिडिटरी था। ठीक है, नॉट ऑन ऑक्यूपेशन, यहां लिखा हुआ नॉट ऑन ऑक्यूपेशन, ये वंशानुगत पर आधारित था, व्यवसाय पर नहीं था। कहने का मतलब कि भाई जो जिस जाति में हम ब्राह्मण है तो हमारा जो बच्चा होगा वो भी ब्राह्मण होगा, ऐसा नहीं था कि आपके काम के आधार पे ये बांटा गया था। तो जो वर्ण व्यवस्था लगाई गई, 4 डिवीजन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन डिक्रीजिंग सोशल रैंकिंग वेयर, तो ये जो 4 वर्ण व्यवस्था लगाई गई वो 4 वर्ण व्यवस्था क्या क्या था, देखो पहला था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। तो भाई देखो किसको ब्राह्मण बोला गया, किसको क्षत्रिय बोला गया, किसको वैश्य बोला गया, किसको शूद्र बोला गया। तो जो पृष्ठ या स्कॉलर थे, जो ज्ञानी लोग थे, जो ज्ञान प्रदान करते थे, जो शिक्षा देते थे, वो सब हो गए पृष्ठ और स्कॉलर। क्षत्रिय कौन हुआ, जो योद्धा था, जो लड़ेंगे। ठीक है, जो रूलर थे, जो राजा थे, वो सब काउंट हो गए क्षत्रिय में। वैश्य कौन हुआ, तो जो भाई बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे, ठीक है, जो खेती वेती करते, व्यवसाय जो भी करेंगे वो सब चले गए वैश्य में। तो शूद्र कौन हुआ, तो शूद्र वो वर्ण हुआ, वो समाज का शूद्र वो हिस्सा बना जो इन तीनों जो वर्ण शूद्र जो है वो हुआ जो बाकी की इन तीनों क्लासों को सर्व करेगा। मतलब जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों को सेवा प्रदान करेगा वो हो गया आपका शूद्र, कि सर्वर ऑफ द अपर 3 क्लास। ये जो तीनों क्लास के लोग हैं, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, इनको जो सेवा देगा वो हो गया शूद्र। तो भाई पुरोहित का ग्रुप निकल के आया जिन्होंने अपने आप को ब्राह्मण कहा और पूरे समाज को एक वर्ण व्यवस्था में बांट दिया। वर्ण व्यवस्था कैसी थी, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के जैसी थी। अब देखो एक चीज समझो कि भाई ऐसा वर्ण व्यवस्था चल गया था। अब मैंने आपको मेटल एज में क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि मेटल एज में भाई लोहा का प्रयोग बड़ा अच्छे से हो रहा था, लोहा का प्रयोग हुआ, लोग खेती पशुपालन कर रहे थे। आपको ये भी पता होगा जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई सब नदी के किनारे विकसित हुई। तो नदी के किनारे अगर सभ्यताएं विकसित हुई तो भाई अब वो खेती करने जान रहे थे, पशुपालन आ रहा था, अच्छे अच्छे औजार भी बन रहे थे, जिसके कारण लोगों के अच्छे अच्छे औजार से क्या हो रहा है कि अस्त्र शस्त्र भी अच्छा बन रहे थे। उनको खेती होती में बड़ा मतलब कि आसानी से हो जाता था, क्योंकि भाई लोहे के औजार थे, खेती होती उपकरण में भी काम आते थे। तो धीरे धीरे सभ्यताओं का विकास होने लगा, वो एक कम्युनिटी बनाने लगे और एक जगह स्थायी तौर पे, मान लो ये नदी है तो सब सभ्यताएं नदी के किनारे ही आपकी विकसित हुई, उनका उद्भव हुआ। तो ये कम्युनिटी में रहने लगे, धीरे धीरे कम्युनिटी टाउन में कन्वर्ट हुआ, कम्युनिटी क्या हुआ, टाउन में बदला, सिटी में बदल गया
और अब जब सिटी और टाउन में ये बदला कम्युनिटी धीरे धीरे, तो क्षेत्र जो है अपना अपना क्षेत्र कि भाई हमारा ये क्षेत्र है, ये क्षेत्रों पे जो कब्जा होता है कि भाई हमारा ये क्षेत्र है, धीरे धीरे क्षेत्रों का विस्तार हुआ, कम्युनिटी धीरे धीरे निकल के बड़े शहर में कन्वर्ट हुए और अब सैनिक वैनिक भी रखे जाने लगे। तो इस तरह से धीरे धीरे एक पूरा का पूरा जो है समाज का विकसित, मतलब कि समाज जो है विकसित हो रहा था। एक तरह से संस्कृति समाज की और उसका जो अपना मूलभूत ढांचा था वो तैयार होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि लोहा का विकास जो था, लोहे की जो खोज थी आयरन की, इसके चले आने से बहुत सारे चीज़ों में बहुत आसानी हो गया था। तो यहाँ मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि ये देखो, कृषि अच्छी हुई, पशुपालन अच्छा हुआ लोहा के आ जाने से, तो धीरे धीरे लोग एक जगह सेटल करने लगे परमानेंटली, मतलब अस्थायी तौर पे सेटल करने लगे। अब जब ये अस्थायी तौर पे सेटल करने लगे, उपज बढ़ने लगा, तो धीरे धीरे इन्होंने यही जो कम्युनिटीज है, ये जो समुदाय है, ये समुदाय बाद में टाउन और सिटी का रूप लेने लगा और धीरे धीरे यहीं से बना जनपद। जनपद मतलब अब मेरा, इन्होंने क्या किया, अपना एरिया डिसाइड कर लिया, अपना क्षेत्र कि भाई इतना एरिया जो है हमारा है। अब इन्होंने इसमें सैनिक वैनिक रखना चालू कर दिया क्योंकि लोहा का जो खोज हो गया तो उसके कारण से अस्त्र शस्त्र भी अच्छे बनने लगे थे। राजा चुन लिया गया। इस तरह से कॉन्सेप्ट आया जनपद का, क्योंकि जनपद का मतलब क्या होता है, जन मतलब लोग और पद मतलब फूट, कि भाई जितने अधिक लोग रहेंगे, तो वैसे टाउन जब सिटी में कन्वर्ट हुआ तो जनपद कहलाया और धीरे धीरे बहुत सारे जनपद मिलके, जनपद मतलब स्मॉलर स्टेट भी आप कह सकते हो कि छोटा राज्य, स्मॉलर स्टेट को भी आप जनपद बोलते हो। और यही बहुत सारे जनपद मिलके कंसेप्ट दिए महाजनपद का। फिर क्या बना, देखो, एक जनपद, दो जनपद, तीन जनपद, ये जनपद मिलते मिलते क्या बन गए, महाजनपद बन गए। ठीक है, जिसमें कि आप जानते होंगे मगधा महाजनपद था, कौशाम्बी महाजनपद था, अवंतिका महाजनपद था। तो इस तरह से महाजनपद का कॉन्सेप्ट है और इस तरह से सभ्यताओं का विकास हुआ। पहले पाषाण युग से हम बढ़े धातु युग की तरफ। धातु युग में पहले कॉपर, तांबा आया, फिर कांसा का प्रयोग हुआ। जब लोहा का प्रयोग होने लगा तो उपकरण बहुत अच्छे हो गए, लोगों को बहुत सारा चीज़ का आइडिया हो गया था, खेती बढ़ी, पशुपालन बढ़ा, नदी किनारे उनको सब कुछ चीज़ मिल रहा था। धीरे धीरे ये कम्युनिटीज़ बने, कम्युनिटीज़ फिर धीरे धीरे प्लानिंग करते करते जो कि खेती और उपज सब कुछ बढ़िया हो गया था, तो धीरे धीरे ये टाउन बने, टाउन से सिटी बने और ये जो सिटी है ना, यही चल के आगे जनपद बना। और बहुत सारे सिटियों को मिला दो, मतलब बहुत सारे छोटे स्टेट को मिला दो। स्टेट कहने का मतलब उसमें राज्य मत समझो, एक एरिया समझ लो। स्टेट कहने का मतलब वहाँ राज्य मत समझो, एक एरिया समझ लो। यही जनपद आगे चल के महाजनपद बने। तो अभी इतना आप याद रखना। और ये याद रखना कि भाई आर्य जो है सब सिंधु से आए, यहाँ द्रविडियन भाषा के लोग थे, उसमें असुर रह रहे थे। उत्तर वैदिक काल में, ये तो ऋग वैदिक काल में है, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि ये जो आर्य आए ये अब इस तरफ बढ़ना चालू कर दिए। अब इस तरफ बढ़ना चालू कर दिया, देखो क्या क्या अब होगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि इन दिस पीरियड असुर आर्यंस आल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस इन झारखंड, कि भाई इस काल में झारखंड में आर्य और असुरों का वजूद सामने आया। तो यही बात मैं आपको बता रहा था कि देखो आर्यंस आए। अब जब यहाँ के लोगों को इन्फीरियर समझ रहे थे, ये यहाँ के लोगों से लूटपाट अटैक किया जब आर्यंस ने, या इन लोगों को प्रताड़ित किया, तो ये लोग इधर से हटने लगे। तो उस समय झारखंड में कौन थे, असुर थे और आर्य आए थे। तो यही बता रहे कि उत्तर वैदिक काल में आपको बेसिकली असुर और आर्य देखने को मिल रहे हैं। अभी देखो नया कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा। अब इस उत्तर वैदिक काल में दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए, दो मेजर जो विकास इस उत्तर वैदिक काल में वो क्या क्या हुए। तो एक हुआ धार्मिक आंदोलन हुआ, दूसरा है कि झारखंड में मुंडाओं का प्रवेश हुआ। ठीक है, तो धार्मिक आंदोलन में अब यही चीजें भी हम देखने वाले हैं कि धार्मिक आंदोलन में क्या हुआ। तो भाई जैन और बौद्ध धर्म का विकास हुआ और दूसरा कि झारखंड में मुंडाओं का प्रवेश हुआ। झारखंड में मुंडाओं का प्रवेश 600 BC में हुआ था। ठीक है, तो इसी चीज को अब हम देखेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। तो चलो हमने देखा क्या, हमने देखा था, तो हमने ये देख लिया कि जनपद महाजनपद कैसे बने। अब जो दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए, जिसमें कि एक हुआ आपका धार्मिक आंदोलन, जिसमें कि जैन और बौद्ध धर्म का विकास होगा। देखो दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या क्या हुए, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास होगा और दूसरा कि एंट्री ऑफ मुंडा इन झारखंड, तो झारखंड में मुंडाओं का एंट्री भी होगा। तो अभी तक झारखंड में कौन कौन है, आर्यंस है, कुछ द्रविडियन लोग रह रहे हैं और असुर है बेसिकली झारखंड में। ठीक है, तो आर्यंस अभी आए हैं। अब देखो, तो चलो अब हम इसको देखते हैं, समझते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि आर्यंस आ चुके हैं। अब वो उत्तर वैदिक काल में इस तरफ झारखंड की तरफ मूव कर रहे हैं, असुर झारखंड में रहते हैं। अब देखो ये जो टाइमलाइन मैंने आपको बताया, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखो मैंने बोला कि दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि आपका उत्तर वैदिक काल में हुआ, एक तो हो गया आपका रिलीजियस मूवमेंट, धार्मिक आंदोलन, जिसमें कि जैन और बौद्ध धर्म का विकास होगा, दूसरा हुआ मुंडाओं का प्रवेश झारखंड में। इन दोनों बात को समझना। देखो ये टाइमलाइन क्या बता रहा है, ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक पीरियड जो है, देखो ये ऋग वैदिक काल है। ऋग वैदिक काल जो है
ये ऋग्वैदिक पीरियड है, ऋग्वैदिक काल है। इसका ड्यूरेशन क्या था? 1500 BC से लेके 1500 ईसा पूर्व से लेके, देखो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप ध्यान देना, 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 BC तक का ये काल रहा जो आप यहाँ देख रहे हो। अब लेटर वैदिक पीरियड कहाँ से कहाँ तक रहा? तो 1000 BC से लेके 600 BC तक ये उत्तर वैदिक काल का पीरियड है। उत्तर वैदिक काल का पीरियड है, वैदिक काल का समय है। अब देखो इसमें आप देखना कि उत्तर वैदिक काल का जो समय है, इसमें देखो 790 BC में क्या दिखा रहा है? यहां दिखा रहा है कि जैन 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ। यहां क्या लिखा हुआ है? 23वें, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, यहां पर नहीं लिखा हुआ है, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। और ये गौतम बुद्ध है, इसको मैं पहले हिंदी में लिख दूं ताकि बताते वक्त आपको दिक्कत ना हो। ये गौतम बुद्ध है और ये महावीर स्वामी है, ये महावीर स्वामी है। तो देखो ये टाइमलाइन बताने का मकसद मेरा क्या है? मकसद ये है कि देखो ये 1500 BC है, 1000 BC है, ये जो दौर रहा ये ऋग्वैदिक काल का रहा, ये 1000 BC है, 600 BC है, ये जो काल रहा उत्तर वैदिक काल का समय रहा। इसी में 790 BC में जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर लॉर्ड पार्श्वनाथ, इनका जन्म हुआ था। मतलब लॉर्ड पार्श्वनाथ है, उनका जन्म कब हुआ? 790 BC में। अब 600 BC के बाद यहां देखना 563 BC में गौतम बुद्धा का जन्म हुआ। तो भाई जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, ये जो 23वें तीर्थंकर या प्रवर्तक हैं पार्श्वनाथ, इनका जन्म तो गौतम बुद्ध से लगभग 230 साल पहले हुआ। ये देखो ये पार्श्वनाथ का जन्म 790 BC में हुआ और गौतम बुद्ध का हुआ 563 BC में। तो ये जो पार्श्वनाथ है, इनका जन्म इनसे लगभग 230 वर्ष पहले हुआ। तो ये बताने का मेरा मकसद ये है कि आप जानो कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से ज्यादा पुराना है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड पार्श्वनाथ का जन्म 790 BC में हो चुका था और इसके 230 साल, लगभग 230-40 साल बाद गौतम बुद्धा का जन्म हुआ। और आपको पता है कि जो पार्श्वनाथ है उनको निर्वाणा कहाँ प्राप्त हुआ? तो गिरिडीह में जो पारसनाथ हिल है वहां पे साल के पेड़ के नीचे, सखुआ के पेड़ के नीचे इनको निर्वाणा प्राप्त हुआ था। किसको? लॉर्ड पार्श्वनाथ को। और गौतम बुद्धा को निर्वाणा जो प्राप्त हुआ बोध गया में, ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। ठीक है, तो इस टाइमलाइन को जब आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि जैन धर्म के जो प्रवर्तक रहे, जो तीर्थंकर रहे लॉर्ड पार्श्वनाथ, वो गौतम बुद्धा से 230 साल पहले जन्मे हैं। इसीलिए जैन धर्म बौद्ध धर्म से ज्यादा पुराना है। फिर आप देखना 540 BC का भी मैंने जिक्र किया है। ये 540 BC में क्या हुआ कि जो महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर रहे, इनका जन्म हुआ था। तो आप ये तीनों याद रखना कि 790 BC में लॉर्ड पार्श्वनाथ का जन्म हुआ, 563 BC में गौतम बुद्धा का जन्म हुआ और 540 BC में जो 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के, उनका जन्म हुआ। और ये टाइमलाइन बताता है कि लॉर्ड पार्श्वनाथ गौतम बुद्धा से पहले जन्मे, इसलिए जैन धर्म जो है ये बौद्ध धर्म से ज़्यादा पुराना है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुए एक्चुअली में, वो क्या थे रिलीजियस मूवमेंट में। एक था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास, ये दो डेवलपमेंट जो हुए उसमें हम सबसे पहले अभी देखने वाले हैं जैन धर्म को। तो चलो एक एक करके जैन धर्म के सारे पॉइंट्स को देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो पहला पॉइंट क्या बोलता है कि इट इज बिलीव दैट जैनिज्म इज ओल्डर देन बुद्धिज्म। माना जाता है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से ज़्यादा पुराना है। देखो मैंने अभी टाइमलाइन में बताया है, चूंकि 790 BC में लॉर्ड पार्श्वनाथ जन्म ले चुके थे, उसके 230 या 240 साल के बाद गौतम बुद्धा आए, इसलिए जैन धर्म का विकास पहले से प्रारंभ हो चुका था, बौद्ध धर्म बाद में आया है। तो इसी पॉइंट को बोला है। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखो कि इट वॉज फाउंड इन 8th century एट पारसनाथ हिल, हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड। ये 1365 मीटर और 4500 फीट। ये 8वीं शताब्दी में पारसनाथ पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है में पाया गया था। तो देखो जब लॉर्ड पार्श्वनाथ जो 790 BC में जन्मे थे, इसीलिए कहा गया 790 BC लगभग 8th century के आसपास का दौर है, इसीलिए बोला कि 8वीं सेंचुरी में जैन धर्म का विकास हो चुका था। और ये जो है झारखंड का जो सबसे ऊंची पहाड़ी, झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी, ऊंची चोटी कौन है? तो पारसनाथ हिल है। कौन है? पारसनाथ हिल है। और इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है? 1365 मीटर या 4500 फीट। देखो ये 4500 फीट अप्रॉक्स है। मैंने किसी में बताया था कि भाई झारखंड का एरिया 79,710 है, लोग कमेंट करने लगे 714 है, 16 है। देखो 2-4 किलोमीटर के लिए ना, इस तरह के मैंने पहले ही बोला, ये फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन है, यहाँ एग्जैक्ट फिगर नहीं, अप्रॉक्स आप याद रखो। इसका बहुत जगह किताब में आपको 4,478 फीट भी दिखेगा। मैंने यहाँ लमसम आपको दिया ताकि आपके दिमाग में रहे, अप्रॉक्स फिगर राउंड अप करके दिया हुआ है कि लगभग इसकी ऊंचाई जो है 4500 फीट या 1365 मीटर है। तो 8वीं सेंचुरी में पारसनाथ हिल में इसका डेवलपमेंट हुआ जैन धर्म का।
ठीक है। पारसनाथ हिल कहाँ है? तो गिरिडीह में है अब, और झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। अभी जब मैं इस स्लाइड को खत्म करूंगा ना, तो पारसनाथ हिल पर मैं आपको 5 से 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट दूंगा, जिस पॉइंट को आप याद रखोगे एग्जाम में उसी पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे। पारसनाथ हिल से बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको जानना चाहिए। तो दूसरा क्या हुआ कि ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि भाई 8वीं सेंचुरी में ये जो जैन धर्म है उसे पाया गया था, क्योंकि जैन धर्म का शुरुआत तो 790 BC के आसपास ही हुआ है, इसीलिए बोला गया और पारसनाथ हिल पे देखा गया इसे। ठीक है। अब तीसरा देखो, मानभूम हुआ द सेंटर ऑफ जैन सिविलाइजेशन कल्चर। कि मानभूम जो था, मानभूम कौन सा इलाका है? जो धनबाद के पास का इलाका है। मानभूम जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र था, मतलब जो एक्चुअल केंद्र रहा, जो केंद्र स्थल रहा वो मानभूम रहा, जहां से जैन धर्म का उद्भव विकास चालू हुआ। फिर चौथा देखो, evidence of a spread of Jainism from the major Jain site located in पार्श्वनाथ हिल ऑफ झारखंड, कंसाई एंड दामोदर रिवर बेसिन। जब आप पार्श्वनाथ हिल ऑफ झारखंड, जो पारसनाथ की पहाड़ी जो झारखंड में है, कंसाई और दामोदर रिवर बेसिन, ठीक है, को आप देखोगे तो वहां से आपको जैन धर्म के एविडेंस है, जो साक्ष्य आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चौथा पॉइंट आपका ये हो गया। पांचवा देखो, लिटरेरी सोर्स ऑफ जैनिज्म इन झारखंड कैन बी फाउंड इन द बुक ऑफ अचरंग सूत्रा एंड अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य। ये बोल रहा है कि जैन धर्म का अगर आप साहित्यिक स्रोत को देखना चाहते हो, लिटरेरी सोर्स को अगर आप देखना चाहते हो, जैन धर्म के अगर साहित्यिक स्रोत को आप देखना चाहते हो, तो कौटिल्य ने 2 किताब लिखी। पहली किताब है अचरंग सूत्रा और दूसरी है अर्थशास्त्र। इन्होंने और भी किताबें लिखी हैं, लेकिन ये जो प्रमुख किताब है जिसे पूछा जाएगा, या फिर आप बोलो कि जैन धर्म का स्रोत अगर आपको देखना है, तो ये 2 किताबें अचरंग सूत्रा और अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखा है, उसमें आपको जैन धर्म का स्रोत देखने को मिल जाएगा, जो कि साहित्यिक स्रोत है। ठीक है। अभी हम पारसनाथ पे बात करेंगे, जब हम जैन धर्म खत्म करेंगे तो लास्ट में आपको 5-6 पॉइंट दूंगा, आप उसको एक जगह लिख लेना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि जैन साहित्य के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है, जिनमें 20 यानी जैन धर्म के सर्वोच्च गुरु पार्श्वनाथ की पहाड़ियों पर मोक्ष प्राप्त किए। ये बोल रहा है कि 24 टोटल तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, जिसमें से 24 टोटल हुए, जिसमें से 20 लोगों ने निर्वाणा या मोक्ष बोलो तो कहां प्राप्त किया था? तो वही पारसनाथ हिल पे प्राप्त किया था। ठीक है। इनके हिसाब से 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, जिसमें से लगभग 20 तीर्थंकरों ने कहां पे अपना मोक्ष, सैल्वेशन या फिर निर्वाणा कहां अचीव किया है? तो भाई अचीव किया पारसनाथ हिल पे। कहां किस हिल पे? पारसनाथ की पहाड़ियों पे ही निर्वाणा उन्हें प्राप्त हुआ, लगभग 20 तीर्थंकर को। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए, ये बोल रहा है कि among them the 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ also attended salvation on this hill on श्रावण सप्तमी, due to which this hill is known as पार्श्वनाथ, which is the main pilgrimage site of this ऑफ जैन्स। ये बोल रहा है कि 24 तीर्थंकर में जो 23वें तीर्थंकर लॉर्ड पार्श्वनाथ थे, उन्होंने भी निर्वाणा आपको श्रावण सप्तमी को इसी पहाड़ पर, पारसनाथ की पहाड़ियों पे ही अचीव किया था। निर्वाणा उन्हें प्राप्त हुआ था इसी पहाड़ी पे, इसीलिए इस पहाड़ी का नाम भी जो रखा गया है लॉर्ड पार्श्वनाथ के नाम से ही रखा गया है, पारसनाथ हिल। ठीक है। और ये जैनीय लोगों का मुख्य तीर्थ स्थल है। जैनीय लोगों का क्या है? मुख्य तीर्थ स्थल है। तो ये जो पॉइंट बोला, इसने यही बोला कि लॉर्ड पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, उन्होंने जो भी सैल्वेशन अटेंड किया, मोक्ष की प्राप्ति हुई, निर्वाणा उनको मिला, उन्हें पारसनाथ की पहाड़ी पे ही मिला था। इसीलिए इस पारसनाथ की पहाड़ी का नाम पारसनाथ की पहाड़ी भी रखा गया उन्हीं के नाम पे। और ये जैन लोग का ना मुख्य तीर्थ स्थल है, मेन पिलग्रिमेज साइट। ठीक है। और इनको जो निर्वाणा अचीव हुआ कब हुआ था? तो श्रावण सप्तमी को हुआ था। श्रावण के महीने में सप्तमी को इनको निर्वाणा अचीव हुआ था, निर्वाणा प्राप्त हुआ था। अब देखो, पारसनाथ की पहाड़ियों को इटर्नल श्राइन बोलते हैं। इटर्नल श्राइन का मतलब है शाश्वत तीर्थ। इसी को क्या बोलते हैं? पारसनाथ हिल इज ऑल्सो नोन एज इटर्नल श्राइन फॉर जैन्स। जैन जो लोग हैं उनके लिए पारसनाथ की पहाड़ियाँ इटर्नल श्राइन जैसा है, शाश्वत तीर्थ जैसा कहा जाता है। ठीक है। एक और देखो, जैन ऑफ सिंहभूम वेयर नोन एज सरक। अब ये देखो सरक का कॉन्सेप्ट क्या आया। सरक के श्रावक आपको देखने को मिलेगा, बहुत जगह लिखा हुआ रहेगा। देखो एक्चुअली क्या हुआ कि जब जैन धर्म का विकास हो रहा था, झारखंड में जैन धर्म बहुत जगह फैल रहा था, तो बहुत सारे ऐसे आदिवासी थे जिन्होंने अपना आदिवासी का धर्म छोड़कर जैन धर्म को अपना धर्म अपना लिया। तो जब उन्होंने धर्म अपना लिया तो बाकी जो आदिवासी जनजाति है उनके बीच में उनका छवि खराब हो गया। वो लोग उन्हें खराब मानने लगे कि तुमने धर्म बदल लिया, उन्हें समाज से बहिष्कृत किया, अपने कम्युनिटी से निकाला और बुरा भला बोलने लगे। बाद में वो क्या किया कि फिर जैन धर्म को छोड़ के फिर से अपना जो आदिवासी का धर्म है उसमें आ गए। तो इन्हीं लोगों को सरक के श्रावक कहा जाता है। ये सरक का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है गृहस्थ जीवन जीने वाले, मतलब जो भी लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, जिन्होंने आदिवासी धर्म को छोड़कर जैन धर्म को अपनाया और बाद में फिर लोगों की
या तो कोई दबाव में आकर फिर अपने धर्म को बदल के फिर से आ गए आदिवासी धर्म में, तो इन लोगों को सरक बोला जाता है। ठीक है, बहुत जगह श्रावक भी मिलेगा, जिसका मीनिंग क्या है, गृहस्थ जीवन जीने वाले, और सरक उन लोग को ही बोला गया जो अपना धर्म परिवर्तन किया फिर से आदिवासी धर्म में लौट आए। ये जो टाइमलाइन है ये मैं इसीलिए आपको बता रहा था, ये जो मैंने दिया था इसलिए बताया था कि देखो जैन धर्म बौद्ध धर्म से ज़्यादा पुराना है, क्योंकि जो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है वो लगभग 790 BC 790 ईसा पूर्व में जन्मे थे। गौतम बुद्धा 563 BC में जन्मे, ईसा पूर्व में जन्मे। और जो 24वें तीर्थंकर जो कि महावीर स्वामी हैं वो कब जन्मे, तो 540 BC में, मतलब कि ईसा पूर्व में जन्मे। इसीलिए चूंकि पार्श्वनाथ का जन्म पहले हो चुका था तो जैन धर्म को बौद्ध धर्म ज़्यादा पुराना माना जाता है। अब पारसनाथ हिल पे 4-5 पॉइंट मैं आपको जो दे रहा हूँ उसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं एक जगह बता रहा हूँ, आप कहीं पेपर पेन लेके लिखो उसको। चलो पॉइंट्स देखो क्या क्या है। देखो ये जो पारसनाथ हिल है कहाँ है, तो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है, गिरिडीह में है, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी गिरिडीह में है। ठीक है, दूसरा ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड, हाईएस्ट पीक, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सबसे ऊंची चोटी है, राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी राज्य की। ठीक है, राज्य की सबसे ऊंची चोटी, पहले यहाँ लिख दो, सबसे ऊंची चोटी है। तीसरा क्वेश्चन हाइट से पूछ लिया जाता है, तो 1365 मीटर या 4478 एग्जैक्ट फीट है। ठीक है, चौथा है कि पारसनाथ हिल जो है जैन का पिलग्रिमेज साइट है, तो इसे आप लिख लेना, जैन का जो आपका मुख्य तीर्थ स्थान है वो पारसनाथ हिल है। यहां जो है मुख्य तीर्थ स्थल, मुख्य तीर्थ स्थल किसका, तो जैन का तीर्थ स्थल है, किसका, जैन का, जैन का। चौथा, इसी को सैक्रेड समिट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सैक्रेड समिट, इंग्लिश में इसे लिखते हैं सैक्रेड समिट, हिंदी में इसे बोला जाता है सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर, मतलब पारसनाथ की पहाड़ियों को क्या बोला जाता है, सैक्रेड समिट या सम्मेद शिखर ही बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लो, इसी को इटर्नल श्राइन भी बोलते हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसको लिख लो, शाश्वत तीर्थ, जैन लोगों के लिए ये क्या है, इटर्नल श्राइन है, शाश्वत तीर्थ, शाश्वत तीर्थ है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, इटर्नल श्राइन, इटर्नल ETERNL, इटर्नल श्राइन है। संथाली लोग इसे मारंग बुरु भी बोलते हैं, मारंग बुरु, एक और पॉइंट लिखो, मारंग बुरु किसे बोलते हैं, पारसनाथ हिल को कौन बोलता है, संथाली लोग, संथाली लोग। ठीक है, देखो कितने सारे पॉइंट निकल के है। पारसनाथ कहाँ है, तो गिरिडीह में है। ठीक है, हाईएस्ट पीक है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, हाइट क्या है, 1365 मीटर है, 4478 फीट की है। ये जैन का मेन पिलग्रिमेज साइट है, मुख्य तीर्थ स्थल है, इसी को सैक्रेड समिट भी बोलते हैं, सम्मेद शिखर भी इसे बोला जाता है। ये इटर्नल श्राइन है जैन लोगों का, शाश्वत तीर्थ भी इसे ही कहा जाता है। किसके नाम पे पारसनाथ का नाम, पारसनाथ पहाड़ी पड़ा, तो लॉर्ड पार्श्वनाथ के नाम पे, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, लॉर्ड पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ के नाम पे पड़ा। याद रखना ये 23वें तीर्थंकर थे, टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से 20 को निर्वाणा जो है या फिर मोक्ष बोलो कहाँ प्राप्त हुआ, तो यहीं प्राप्त हुआ। यह भी एक प्रश्न बनता है कि 24 तीर्थंकर में से कितने लोगों को मोक्ष पारसनाथ की पहाड़ी पे प्राप्त हुआ, तो 20 लोगों का एक प्रश्न वो बनता है, किसके नाम से पड़ा, तो लॉर्ड पार्श्वनाथ के नाम से पड़ा। लॉर्ड पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, 24वें कौन थे, महावीर स्वामी, जिनका जन्म 540 में हुआ था। गिरिडीह में है, सबसे ऊंचा चोटी है, 1365 मीटर या 4478 फीट है, मुख्य तीर्थ स्थल है किसका, जैन का। देखो जैन लोग के लिए ये एक मक्का मदीना जैसा है। ठीक है, मेन मुख्य तीर्थ स्थल यही है, इसे सैक्रेड समिट या सम्मेद शिखर ही बोलते हैं। ये इटर्नल श्राइन भी कहा जाता है, दिस पारसनाथ हिल इज कॉल्ड इटर्नल श्राइन, शाश्वत तीर्थ ही बोलते हैं, और संथाली लोग इसे मारंग बुरु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मारंग बुरु। ठीक है, तो ये रहा जैन धर्म के बारे में जो बातें आपको जाननी चाहिए, तो मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं बौद्ध धर्म पे। अच्छा, उससे पहले कि जैनिज्म के सोर्स जो हैं, स्रोत, झारखंड में जैन धर्म के स्रोत कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो देखो झारखंड में जैन धर्म के स्रोत कहाँ कहाँ से मिले, तो गिरिडीह से मिले हैं। गिरिडीह से क्या मिला है, तो पारसनाथ जहाँ निर्वाण हासिल किया गया। देखो गिरिडीह में पारसनाथ जो हिल है, जहाँ निर्वाणा बाकी जो तीर्थंकर है उन्होंने अचीव किया था, तो गिरिडीह में पारसनाथ हिल जो है वही उसका सोर्स प्लेस है। स्रोत आपको पारसनाथ हिल से देखने को मिलेगा, जहाँ जैन धर्म का उद्भव और जहाँ बहुत सारे 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर लोग अपना मोक्ष प्राप्त किए थे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ,
पकवीरा, तुसेम, गोलमारे और पवनपुर, यहाँ पे क्या मिला? तो जैन के मंदिर की मूर्तियां यहाँ से मिली, आइडल्स मिले। जैन के मंदिर की मूर्तियां यहाँ से मिली, कहाँ से? पकवीरा, तुसामे, गोलमारे और पवनपुर, ठीक है, जिसमें कि इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पकवीरा पूछा एग्जाम में, तुसेम पूछा एग्जाम में। अब देखो कतरास बलरामपुर बादम, ये कतरास बलरामपुर बादम जो है, यहाँ जैन धर्म के अवशेष मिले हैं हमको, ठीक है। चौथा देखो हनुमानगढ़ जो कि सतबरवा पलामू में है, यहाँ से आपको जैन के कुछ पूजा के स्थल मिले हैं, जो यहाँ पे जैन धर्म के पूजा के स्थल मिले हैं। बेनूसागर इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करो। हनुमानगढ़ इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो। बेनूसागर जो कि सिंहभूम में है, यहाँ से आपको क्या मिले? यहाँ से भी मूर्तियाँ मिली है जैन धर्म की। और लास्ट लास्ट जो आपका कोलुआ या कोलेश्वरी हिल, ये चतरा में है। इससे तो मैंने प्रश्न नहीं देखा है, पर ये कोलेश्वरी हिल का जिक्र मैंने एक बार देखा था, इसको भी स्टार मार्क कर लो। तो कोलुआ या कोलेश्वरी हिल जो है, जो कि कहाँ है? चतरा में है। यहाँ से भी जैन धर्म की मूर्तियाँ मिली है, ठीक है। तो ये कुछ जैन धर्म के स्रोत है, किसकी जगह से मिले? गिरिडीह से मिला, पकवीरा, तुसामे, गोलमारे, पवनपुर से मिला, ठीक है। इसका कतरास बलरामपुर जो कि आपका कतरास बलरामपुर बादम, ये तीनों जगह से मिले। उसका हनुमानगढ़ जो कि पलामू में है, सतबरवा पलामू में, यहाँ से भी कुछ मूर्तियाँ मिली। बेनूसागर जो सिंहभूम में, इसको याद रखना। हनुमानगढ़, बेनूसागर, कोलेश्वरी हिल, अब पकवीरा, तुसेम, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के लिए निकाल के लाया था कि देखो ये जो जैन लोग होते हैं, जो जैनी लोग होते हैं, भारत में इनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 0.4% है। कितना है? इंडिया में टोटल समझ लो 0.4% है। कितना कम है? मात्र 0.4%, ठीक है। अच्छा, ये नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा पसंद व्यक्ति, मतलब ये लोग जो है अहिंसा को पसंद करते हैं। ये देखो लड़ाई मारपीट में विश्वास नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जो शाम 6 बजे से पहले अपना खाना वाना खा लेते हैं, मुँह में पट्टी वट्टी बांध लेते हैं। इनके हिसाब से किसी भी जीव की हत्या करना गलत बात है। और इनके 2 सेक्ट है, इनके 2 खंड हैं, एक है श्वेतांबर और एक दिगंबर, ठीक है। तो इसको बस आप याद रखना कि 2 संप्रदाय हैं इनके भी, एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। इससे अधिक आपको नहीं जानना है। ये दिगंबर होगा, ठीक है। इससे अधिक आपको नहीं जानना है। ये पूरी जैन धर्म में जो आपको झारखंड में जानना था, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं बौद्ध धर्म की तरफ। तो देखो बुद्धिज्म, मैंने पहले ही आपको बोला बुद्धिज्म कब स्टार्ट हुआ? जो 563 BC में जब गौतम बुद्धा का जन्म हुआ। इनको निर्वाणा कहाँ मिला? बौद्ध गया में, ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे मिला था। अब देखो ये यहाँ पे डॉक्टर वीरोत्तम है, जिन्होंने अपने वर्क में जो उन्होंने काम किया उसमें ये बताया है कि बौद्ध धर्म का झारखंड क्षेत्र से गहरा संबंध है। उन्होंने ऐसा बोला है कि बौद्ध धर्म का झारखंड क्षेत्र से गहरा संबंध है। झारखंड इतिहास और संस्कृति जो उनकी कृत है, मतलब जो काम किया उन्होंने, उसमें डॉक्टर वीरोत्तम ने कहा है कि झारखंड गौतम बुद्धा की जन्मस्थली है। तो डॉक्टर वीरोत्तम इन हिज वर्क, जो किताब लिखा या जो काम किया, जो थीसिस लिखा, उसमें उसका नाम क्या था? झारखंड हिस्ट्री एंड कल्चर, मतलब झारखंड इतिहास और संस्कृति। ये डॉक्टर वीरोत्तम द्वारा लिखी गई है। इसमें इन्होंने बताया है कि बौद्ध धर्म का झारखंड से बड़ा गहरा ताल्लुक है और इनके हिसाब से गौतम बुद्धा का जन्म जो हुआ वो झारखंड में ही हुआ है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, गौतम बुद्धा इज ऑल्सो नोन एज सिद्धार्थ गौतम। गौतम बुद्ध को ही सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाना जाता है। ये आपको पता है कि इनका जो पूरा नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम था। और ये एक ऐसे संत हैं, एक सेज मतलब क्या होता है? संत। एक ऐसे संत हैं जिनके इन्होंने जो पढ़ाया ना, उसी पे पूरा का पूरा बौद्ध धर्म निकल के आया है। मतलब इनके टीचिंग्स जो है ना, वही बौद्ध धर्म के पूरे आप समझ लो कि सार है। बौद्ध धर्म में जो भी कुछ है इनका टीचिंग्स ही है, उन्हीं के टीचिंग से पूरा बौद्ध धर्म निकला है, पनपा है या डेवलप हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट यही कर रहा है। तीसरा देखो, झारखंड के विभिन्न हिस्सों में बौद्ध धर्म के कई अवशेष हैं, जैसे रांची, पलामू, हजारीबाग, चतरा, धनबाद। तो ये बता रहे हैं कि झारखंड में जो रिमेन्स है बौद्ध धर्म के, जो अवशेष प्राप्त है, वो आपको मिलेंगे रांची से, पलामू से, धनबाद से, चतरा से और हजारीबाग से। तो बौद्ध धर्म के अवशेष आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है कि अशोका आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म। देखो कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ था ना, कि अशोक ने इतना मारपीट, अपना खून खराबा, इतना कुछ देख लिया था कि उससे आत्मग्लानि होने लगी थी कि मैंने क्या कर दिया। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और वो बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लेता है, फिर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में अपनी पूरी जिंदगी बिता देता है। फिर कभी कोई तलवार या युद्ध में वो शामिल नहीं होता है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि अशोक का बौद्ध धर्म के विकास में भी योगदान रहा। सम्राट अशोक सबको जानते हैं, पिक्चर भी आई थी अशोक का, आई होप आप लोगों ने देखी होगी। नहीं देखी हो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा क्या घटनाएं घटी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये बोल रहा है कि इन द 13th रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। रॉक इंस्क्रिप्शन का मतलब कि सैल की जो शिलालेख है, जो पत्थर पे लिखे जाते थे, तो जो शिलालेख हैं 13वीं सेंचुरी के जो शिलालेख हैं,
झारखंड ट्राइब्स वेर नेम्ड अटवी मेनली फॉर छोटा नागपुर। देखो झारखंड के जो जनजाति है ना, उनको जो 13वीं शताब्दी के शिलालेख जो मिले हैं उसमें झारखंड के ट्राइब्स को, जनजातियों को अटवी बोला गया है। क्या बोला गया है? अतवी बोला गया है, ठीक है। और अतवी मुख्य रूप से किसके लिए बोला गया? जो छोटा नागपुर के लोग हैं उनके लिए बोला गया है, ठीक है। देखो अटवी जो है, अटवी या अटवी प्रदेश, यहाँ देखो नेक्स्ट पॉइंट देख लो फिर मैं बताता हूँ। अटवी वाज द एरिया बिटवीन बाघेलखंड टू सी कोस्ट ऑफ उड़ीसा, छोटा नागपुर फॉल्स इन दिस रीजन। ये क्या बोल रहा है? इसने बोला कि जो 13वीं सेंचुरी का जो शिलालेख, 13वीं शताब्दी का जो शिलालेख मिला, उसमें झारखंड के जनजातियों का किस नाम से उनको दर्शाया गया है? तो अतवी नाम से दर्शाया गया है। और अतवी ये मुख्यतः किसके लिए? जो छोटा नागपुर के जनजाति प्रमुख थे उनके लिए। तो ये बोला कि अतवी वो क्षेत्र है किसके बीच का? कि उड़ीसा का जो तटीय क्षेत्र है और बाघेलखंड का जो इलाका है इसके बीच का क्षेत्र है, क्योंकि छोटा नागपुर जो है इसी क्षेत्र के बीच में पड़ता है। अब आप देखो मैप में दिखा रहा हूं आपको, इसको थोड़ा मिटाया जाए। देखो ये रहा कोस्टल बेल्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा का तटीय क्षेत्र, और ये रहा बाघेलखंड का एरिया। तो इसी के बीच में तो कोई झारखंड पड़ रहा है ना, ये झारखंड है। तो ये बोला अटवी जो है ना इसी के बीच का एरिया था। ये रहा बाघेलखंड का एरिया, बाघेलखंड का एरिया, और ये रहा तटीय उड़ीसा का एरिया, तटीय उड़ीसा, ठीक है। तो इसी के बीच का ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है यही अटवी के नाम से जाना जाता था। अतवी या फिर अटवी, इंग्लिश में अटवी, ठीक, यही अटवी का क्षेत्र था जिसमें कि छोटा नागपुर भी पड़ता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब ये क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से देखो कि बुद्धिज्म वाज डिस्ट्रॉयड बाय फेमस एम्परर शशांक, ही इवन डिस्ट्रॉयड बौद्ध ट्री ऑफ बोध गया। देखिए ये बोल रहा है कि शशांक का जब राज्य आया, शशांक जब रूल करने आया तो उसने बौद्ध धर्म का में काफ़ी डिस्ट्रक्शन क्रिएट किए। मतलब बौद्ध धर्म का जो मैक्सिमम उत्पीड़न हुआ ना, बौद्ध धर्म को जो सबसे ज़्यादा क्षति पहुंची वो शशांक के समय पहुंची। इसने तो बौद्ध गया, जो बौद्धि ट्री ऑफ बौद्ध गया है इसको भी नष्ट किया, ठीक है। इसके अलावा उसने चैत्यास को भी नष्ट किए। ये जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्या बोला गया है कि इसने बहुत सारे चैत्यास को भी बर्बाद किया। चैत्यास किसको बोलते हैं? देखो जब कोई बहुत प्रसिद्ध आदमी मर जाता है तो उसको जलाकर, उसके जलने के बाद जो उसकी राख होती है ना, उसको मिट्टी में मिला के आप बहुत सारी प्रतिमाएं बनाते हो, उन्हीं को चैत्यास बोला जाता था, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि उन्होंने सभी चैत्यों को भी नष्ट कर दिया। चैत्य बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थान है और हिंदू मंदिर का निर्माण किया। तो ये बोला, देखो चैत्यास मैंने बता दिया, चैत्या क्या होता है कि अगर कोई बहुत प्रसिद्ध, बहुत फेमस पर्सनालिटी अगर की मौत हो जाए तो उसके मरने के बाद उसको जला के जो उसके राख होता है उसको मिट्टी में मिलाकर जब आप कुछ मूर्तियाँ बनाते हो तो उसे चैत्यास बोला जाता था। तो ये बोला कि शशांक ने न सिर्फ बौद्धि ट्री ऑफ बौद्ध गया को ही बर्बाद किया, उसने बहुत सारे चैत्यास को भी तोड़े फोड़े और बहुत जगह हिंदू मंदिर बनाए, क्योंकि वो बौद्ध धर्म के खिलाफ था। लेकिन इतना जो डिवास्टेशन, इतनी बर्बादी के बावजूद भी, ठीक है, वज्रायान सेक्शन ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, यहाँ बोला गया है, लेकिन शशांक द्वारा की गई कई तबाही के बावजूद बौद्ध धर्म का जो वज्रायन खंड था, ठीक है, बौद्ध धर्म का वज्रायन खंड बंगाल के पाल शासकों के दौरान बच गया था। एक वज्रायन सेक्शन कम्युनिटी थी बुद्धिज्म का, एक वज्रायन सेक्शन था जो कि इतना तबाही जो शशांक मचाया उसके बावजूद वो बच गया। क्यों? क्योंकि उसको बंगाल का जो रूलर था पाल डायनेस्टी का, उसने उसे अपने शरण दे दिया था, उसने उसे रक्षा प्रदान कर दिया था, ठीक है। और पाल रूलर जो है उसको बौद्ध धर्म को फैलाने में मदद भी किया। ये वज्रायन सेक्शन जो है बौद्ध धर्म को फैलाने में भी काफ़ी प्रयत्न किया। जो बंगाल का पाल शासक थे उसने उन्हें सपोर्ट किया, रक्षा प्रदान किया। और ऐसा माना जाता है कि जो छिन्नमस्तिका मंदिर है ना, ये भी उसी समय का निर्माण किया हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने इसमें क्या क्या देखा कि 13वीं शताब्दी में जो शिलालेख है उसमें झारखंड के जनजातियों को अटवी नाम से बुलाया गया। अटवी कौन सा क्षेत्र है? तो उड़ीसा तटीय और बाघेलखंड के बीच का इलाका जिसमें छोटा नागपुर भी आता है। जब शशांक आया तो शशांक ने क्या किया कि ये बौद्ध धर्म के खिलाफ था, तो उसने बौद्धिक ट्री को भी बर्बाद किया, चैत्यास भी डिस्ट्रॉय किए और बहुत उत्पीड़न, बहुत ज़्यादा बर्बादी मचाया बौद्ध धर्म को लेके, और हिंदू टेम्पल्स बहुत ज़्यादा बनवाए। लेकिन एक वज्रायन सेक्शन था, वज्रायन खंड है, जो बौद्ध धर्म के ही मतलब कि सपोर्ट करते थे, उन्हीं का धर्म प्रचार फैलाते थे, ये बच गए क्योंकि उनको बंगाल के पाल शासकों ने इनको अपना शरण दे दिया। और यही बाद में छिन्नमस्तिका मंदिर जो रजरप्पा में है उसको बनवाते हैं। कौन सा मंदिर? छिन्नमस्तिका मंदिर। समुद्रगुप्ता के बाद बुद्धिज्म डिक्लाइन आफ्टर द अराइवल ऑफ समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता के आने के बाद बौद्ध धर्म का में गिरावट आई, या बौद्ध धर्म लगभग डिक्लाइन की तरफ चला गया, ठीक है। अब देखो, अब हम देखेंगे कि झारखंड के विभिन्न स्थानों में बौद्ध धर्म का स्रोत, जैसे जैन धर्म का स्रोत में हमने देखा पकवीरा, तुसामे, गोलमारे देखा, गिरिडीह हमने देखा,
फिर हनुमानगढ़ देखा, उसी तरह से कोल्हुआ देखा चतरा में। तो उसी तरह से झारखंड के विभिन्न स्थानों में बौद्ध धर्म के स्रोत कहाँ कहाँ से क्या मिले इसको देखो। देखो एक मुरतिया विलेज है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसी से कर दो, ये मुरतिया विलेज इंपॉर्टेंट है, ये पलामू में है। यहाँ से आपको कई बौद्ध धर्म के अवशेष मिले। एक शेर का सिर पाया गया जो सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर मौजूद शेर स्तंभ सिर के समान था। जो सांची स्तूप का जो आपका प्रवेश द्वार है वहाँ पर जिस टाइप का शेर बना हुआ है वैसा ही एक शेर का सिर मिला यहाँ से। तो मुरतिया विलेज आप याद रखना पलामू में है। यहाँ पे बौद्ध धर्म के अवशेष के लिए ये जो शेर का सिर मिला, जो सांची स्तूप में जो शेर एंट्रेंस पे है, एंट्रेंस के गेट पे, उससे मिलता जुलता था। दूसरा इटखोरी विलेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। ये कहाँ है? चतरा में है। देखो कोल्हुआ है, कोलेश्वरी हिल जैन धर्म का चतरा में था। यहाँ इटखोरी है चतरा में। चतरा में जैन धर्म का सोर्स कहाँ है? कोल्हुआ है, कोलेश्वरी हिल। और यहाँ पे क्या मिला? इटखोरी। तो याद रखना इसको, ये भी इंपॉर्टेंट आया हुआ है। ये जो इटखोरी विलेज है चतरा में, ये बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध उत्खनन स्थल रहा, मतलब फेमस एक्सकेवेशन साइट रहा, ठीक है, जहाँ से बुद्धिस्ट के बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए। और एक बोल रहा है कि मुहाने नदी के किनारे एक भद्रकाली का टेम्पल है इस छोटे गांव में। तो ये 2 पॉइंट आप इससे याद रखना इटखोरी विलेज से। तीसरा देखो, अच्छा इसमें और आप ध्यान देना, जब इसको थोड़ा सा ऊपर करो देखो रांची में जो प्लेसेस थे मैंने उसे एक जगह कर दिया। अब आप आगे भी देखना, धनबाद के जो प्लेसेस थे मैंने तीनों को एक जगह कर दिया है। मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है ना, हजारीबाग में देखो दोनों प्लेसेस को मैंने एक जगह कर दिया है कि जब आप एक सिटी को देखो तो उस सिटी में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जगह रहे जहाँ से बौद्ध धर्म के स्रोत मिले, ताकि आपको सब याद पड़ जाए। तो मैंने इस तरह से आपके लेक्चर को डिज़ाइन भी किया है कि आपको याद करने में आसानी हो। तो एक तो मुरतिया विलेज पलामू में हो गया, दूसरा इटखोरी हो गया चतरा में, तीसरा देखो रांची। रांची में बेलवा का गाँव है, यहाँ से आपको क्या मिला? बौद्ध विहार के अवशेष मिले। बेलवा दागा जो गाँव है यहाँ से आपको क्या मिला? बौद्ध विहार के अवशेष मिले। दूसरा कि जोना वाटरफॉल, यहाँ बुद्ध की प्रतिमा मिली। जोना वाटरफॉल जो है, जोना जलप्रपात जो है, वहाँ से बुद्ध की प्रतिमा मिली। चौथा देखो पटम्बा गांव जो कि जमशेदपुर में है। पटम्बा गांव जो जमशेदपुर में है, क्वेश्चन पूछा गया है, बेलवा दागा पूछा गया है, ठीक है, ये चारों पूछे गए हैं। तो जो पटम्बा गाँव है जमशेदपुर में, यहाँ से आपको बुद्ध की 2 मूर्तियाँ मिली है। क्या मिली है? बुद्ध की 2 मूर्तियाँ मिली है। नेक्स्ट देखो, अब धनबाद में देखो, यहाँ पे करुआ विलेज, करुआ गाँव में क्या मिला? बुद्ध का स्तूप मिला। दियापुर दलमी जो कि सुवर्ण रेखा किनारे है, दियापुर दलमी में क्या मिला? यहाँ भी बुद्ध स्मारक यहाँ पाया गया, ठीक है। ये बुद्धपुर इंपॉर्टेंट है, एक करुआ इंपॉर्टेंट है इसमें। तो बुद्धपुर जो कि आपका कंसाई रिवर के किनारे है, ठीक है, यहाँ से क्या मिला? तो बुद्धेश्वरी मंदिर यहाँ पे पाया गया है। तो बुद्धपुर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। धनबाद में बुद्धपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक बुद्धेश्वरी टेम्पल है, बुद्धेश्वरी मंदिर है, इस बात को आप याद रखना। अब पूछा था बुद्धपुर जो है वो कौन से रिवर के किनारे है? तो कंसाई रिवर, याद रखना, कंसाई नदी के तट पे है, ठीक है। अब देखो ईचागढ़, ये भी पूछा गया है। बौद्ध धर्म से ना लगभग सोर्स से लगभग बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आप इसको और खासकर याद रखना। ईचागढ़ जो कि सरायकेला खरसावान में है, ठीक है। यहाँ से यहाँ देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि यहाँ एक गॉडेस तारा है। गॉडेस तारा का नाम यहाँ पे आता है, जो कि बुद्ध देवी, जिनको क्या बोला था? बुद्ध देवी बोला जाता है। तो लिखा है गॉडेस तारा की मूर्ति मिली, जिसे प्रसिद्ध रूप से बुद्ध देवी कहा जाता है। बुद्ध देवी किसे कहा जाता है? तो गॉडेस तारा को बोला जाता है। इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध देवी की प्रतिमा कहाँ है? तो ईचागढ़ जो कि सरायकेला खरसावान में है, और उनका नाम क्या है? तो गॉडेस तारा, ठीक है, गॉडेस तारा, ठीक है। और ये जो मूर्ति है, गॉडेस तारा की जो मूर्ति मिली, जिसे कि बुद्ध देवी कहा जाता है, इसे रांची म्यूजियम में संग्रहालय के रूप में संग्रहालय में रखा गया है ताकि लोग इसे देख सके। अब देखो हजारीबाग में 2 इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका सूरज कुंड है जो बरही के आसपास है। कहाँ है? बरही के आसपास है। तो इसमें देखो यहाँ से बुद्ध की मूर्तियाँ मिली। दूसरा है आपका सीतागढ़ पहाड़, ये आया हुआ है सीतागढ़ पहाड़। यहाँ से क्या मिला? तो बुद्ध की 4 छवियों के साथ बलुआ पत्थर का एक सुंदर स्तूप मिला है। मतलब सैंडस्टोन से बने हुए 4 इमेजेस जो बुद्धा यहाँ मिले हैं। सैंडस्टोन जो बलुआ पत्थर होता है उससे बने हुए 4 बुद्धा के इमेज मिले हैं, छवियाँ मिली है। अच्छा एक चीज़ और देखो, ये बौद्ध विहार चाइनीज ट्रैवलर फाहिन, देखो हम 2 ट्रैवलर की बात करने वाले हैं, ह्वेनसांग और फाहिन। इन दोनों की हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे कि ये किसके दौर में आए, किस शासक के दौर में भारत विजिट किए, इनका जो ट्रैवलॉग है मतलब यात्रा वृत्तांत है उससे क्या बोला गया, और इन्होंने क्या क्या बोला नोमेनक्लेचर मैंने तो आपको बता दिया। एक ने क्या बोला था? किलोना सुफालाना अकी चंकाइला। तो उसी तरह से इन्होंने ये किस दौर में आए
इनका यात्रा विधान का नाम क्या था, इन्होंने झारखंड में किस किस क्षेत्र को किस नाम से बोला, इसको हम आगे देखने वाले हैं। फिलहाल इसमें समझ लो कि चीनी यात्री फाहिन ने हजारीबाग को बौद्ध विहार बताया। मतलब फाहिन के हिसाब से हजारीबाग को क्या नाम दिया गया, तो बौद्ध विहार दिया गया। इसको इंपॉर्टेंट कर लो, ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न आया है कि किसके द्वारा हजारीबाग को बौद्ध विहार बताया गया, तो फाहिन के द्वारा। फाहिन क्या था, चीनी यात्री था, ठीक है। सूरजकुंड में मैंने बोला बुद्ध की मूर्ति मिली, और सीतागढ़ पहाड़ में आपको सैंडस्टोन बुद्धा का बलुई मिट्टी से बना हुआ 4 इमेजेज या छवि मिले हैं, ठीक है। अब लास्ट है गोलमारा। गोलमारा कहाँ है, तो पुरुलिया में है। यहाँ पे क्या मिला कि बुद्ध की छवियों को नुकसान किया हुआ इमेज जो मिला, मतलब बहुत सारे बुद्धा की मूर्तियाँ थी जिनमें देखा गया कि वो डैमेज्ड मूर्तियाँ हैं, लेकिन ऐसा कहाँ मिला, तो गोलमारा में मिला, ठीक है। और लास्ट जो है उसको भी आप देख लो। अच्छा, लास्ट इंपॉर्टेंट है गोड्डा, इसको भी करो। गोड्डा में तुमको योगिनी टेम्पल है, ये पूछा जाता है, ठीक है। योगिनी टेम्पल कहाँ है, तो गोड्डा में है। और ऐसा माना जाता है कि योगिनी टेम्पल जो है ना बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, कि बौद्ध धर्म से संबंध में योगिनी मंदिर भी पाया गया। कहाँ पाया गया, तो गोड्डा में पाया गया। तो ये देखो, ये सोर्स थे बुद्धिज्म के, ठीक है। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए चलो अब मेन चीज समझना जो इस पूरे लेक्चर के दौरान आपको समझ के रखना था। सो फाइनली हुआ क्या, आर्यंस जो थे सब सिंधु में रहते थे। आर्यंस अभी देखो, आर्यंस का भारत में प्रवेश हुआ कब, ऋग वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में वो बढ़ गए झारखंड की तरफ। झारखंड में उसमें रह कौन रहा था, झारखंड में रह रहे थे असुर। समझना, आर्यंस आ गए उत्तर वैदिक काल में, आर्यंस इधर मूव किए झारखंड की तरफ। झारखंड में उसमें रह रहे थे असुर। तो एक तो इस समय आर्यन है झारखंड में, दूसरा असुर है। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो उत्तर वैदिक काल है उसका दौर क्या रहा, 1000 BC, मतलब ईसा पूर्व से 600 BC, 600 ईसा पूर्व तक। 600 BC में ही मुंडाओं का प्रवेश हुआ, मुंडाओं का प्रवेश हुआ। अब देखो, जो पहले असुर यहां रह रहे थे और चूंकि लोहा इनको स्ट्राइक करने आ गया था, तो आयरन के औजार बना चुके थे ये अच्छे औजार उपकरण बना रहे थे, तो इनकी संस्कृति, इनकी जो समाज था थोड़ा विकसित हो चुका था। ये खेती उद्योग भी अच्छा कर रहे थे। लेकिन जब आर्यंस आ गए, असुर यहाँ झारखंड में भी हैं, और 600 BC में मुंडा भी एंट्री ले लिए। मुंडाओं का क्या हो गया, एंट्री हो गया। अब क्या होता है देखो, अब जो नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे हम लोग उसमें क्या देखेंगे कि अब मुंडा और असुरों में लड़ाई होगा। असुर लड़ाई हार जाएंगे और असुर जंगल में ही सीमित हो जाएंगे। असुर जो है जंगल में ही सीमित हो जाएंगे और मुंडा अपना राज बनाएंगे, मुंडा अपना राज स्थापित करेंगे, जिसका पहला जो कहां से शुरू करेंगे, ऋषा मुंडा से। तो अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ने वाले कि क्षेत्रीय राजवंश कैसे पनपा। तो अभी देखो, अभी तक आपको आइडिया मिल गया होगा कि झारखंड में पहले असुर थे, आर्यंस आए, 600 BC में मुंडा भी आ गए। अब असुर और मुंडा में झगड़ा होगा, असुर जंगल तक सीमित रह जाएंगे और झारखंड में पहला राज का स्थापना कौन करेगा, तो मुंडा करेंगे। किसके नेतृत्व में, तो ऋषा मुंडा के नेतृत्व में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ने वाले हैं कि मुंडा कैसे झारखंड में आ गए, अपना राज्य का स्थापना कैसे किया, और यहाँ से क्षेत्रीय राजवंश का उदय कैसे होता है। हम एक एक करके मुंडा, रक्षैल, नागवंश, खड़गडिया, मानभूम, पंचेत, पलामू, सारे के सारे चेरो डायनेस्टी, हम सारे के सारे अब क्षेत्रीय राजवंश देखेंगे कि क्षेत्रीय राजवंश एक एक करके झारखंड में कैसे अपना प्रभुत्व जमाते गए। कौन कौन एरिया में, झारखंड के किस एरिया में, पलामू में कौन रहा, सिंहभूम के इलाके में कौन रहा। तो ये हम पूरा का पूरा अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक आपको यही समझ में रखना है कि आर्यंस अब झारखंड में आ चुके हैं, असुर थे। अब अगले लेक्चर में आपको हम बताएंगे कि मुंडा कैसे है, असुर से झगड़ा कैसे हुआ, असुर जंगल तक कैसे सीमित रह गए और मुंडाओं ने अपना राज ऋषा मुंडा के नेतृत्व में कैसे बनाया, ठीक है। सो टिल देन आप लोग को मैं जितना लेक्चर दे रहा हूँ आप ढंग से देखो, और आप लोग टेंशन मत लो, इम्पेशेंट मत हो, धीरे धीरे देखो। मैंने बोला है कि आज से अब हम 10 दिन लगभग इंतजार कर रहे थे इनरोलमेंट का भी, इसलिए हमने थोड़ा कोर्स को स्लो रखा था। अब आज से कोर्सेज आपको डेली कम से कम 2 वीडियो हम देंगे, चाहे वो खोटा में हो, झारखंड में हो, करंट अफेयर में हो, तो आपको वीडियोस मिलते रहेंगे कंटिन्यूसली। अब हम आगे बढ़ेंगे और जल्दी जल्दी कोर्स को खत्म करने का कोशिश करेंगे। तो टिल देन अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आपका चैट का ऑप्शन अवेलेबल, आप मुझसे पूछ सकते हो, और PDF भी हम अपलोड कराते हैं, आप लोग इसके लिए भी चिंतित मत हो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।